हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लाइट चैप्टर को शुरू करने से पहले जरा मोटू लाल के क्लासरूम में चलते हैं। अरे ये क्या हुआ? क्लास के अंदर अचानक से लाइट कैसे चली गई? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं हूँ भूत भू भू। अरे चीकू, क्या गंदा मजाक कर रहे हो? भूत होकर कुत्ते की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। देखा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का लाइट चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि हम लोग चीज़ों को लाइट की हेल्प से ही देख पाते हैं। बाकी का चैप्टर तुम मन्नू भैया से पढ़ लो। अरे वाह मोमो सर, मेरी कॉपी कर रहे हो। वेरी गुड, एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मोमो सर ने क्या चीज़ बताई कि हम आसपास की चीज़ों को लाइट की हेल्प से देख पाते हैं, लेकिन जब अंधेरा होता है यानी कि डार्कनेस होती है तब हम आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते। तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट द लाइट इन डार्कनेस के अंदर हम कोई भी आसपास की चीज़ को नहीं देख पाते। अच्छा, क्या होता है जब लाइट एक मिरर के पास आती है या मिरर के नज़दीक जाती है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिरर क्या चीज़ होती है साइंस के अकॉर्डिंग। देखो, मिरर वो हर एक चीज़ है जो कि शाइनी सरफेस होता है, जिसका कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है उसे हम लोग मिरर बोलते हैं। वो वाला मिरर नहीं होता जो आप लोग समझते हो, जिसके अंदर आप अपनी सुंदर सुंदर शक्ल देखते हो रोज स्कूल जाने से पहले। सिर्फ वही मिरर नहीं होता। मिरर वो हर एक चीज़ होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन की स्क्रीन को देख रहे हो आप, इससे लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये भी क्या है? एक मिरर है। बिल्कुल, आई होप अब आपको क्लियर होगी ये चीज़। तो क्या होता है जब लाइट मिरर के नज़दीक जाती है? देखो, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। लाइट को हम लोग रेडिएशन भी बोलते हैं। लाइट को या तो इमिट करो आप, या फिर रिलीज करो लाइट को, या रिफ्लेक्ट करो, या फिर एब्जॉर्ब करो। तो ये तीन ही चीज़ें होती है लाइट के साथ। लेकिन जब मिरर के नज़दीक लेकर जाते हैं ना, तो मिरर लाइट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट। जैसे यहाँ पर देखो, मैंने एक टॉर्च को ऑन करा, मिरर के पास लेकर गया। जब मैं मिरर के पास लेकर गया ना, तो वहाँ से आप देखो रिफ्लेक्ट हो गई ये लाइट। क्या हो गई? लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। तो मिरर क्या करता है? लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, या फिर हम लोग बोले कि रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें! मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि आखिर चीजें रिफ्लेक्ट कैसे करती हैं। अरे भैया, लेकिन रिफ्लेक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझा दो। रिफ्लेक्शन का मतलब बहुत ही आसान है। हमने क्या करा? हमने एक लाइट को मिरर के पास लेकर गए। जैसे ही हम लाइट को मिरर के पास लेकर गए, मिरर की तरफ पॉइंट करा उस लाइट को, तो वो लाइट क्या होगी? मिरर के अंदर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसे ही बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक, इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये देखो, लाइट आई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। लेकिन ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब क्या लिखा है? सब चीज समझते हैं हम लोग डिटेल में। सबसे पहले हमने एक लेज़र लाइट ली और इसी के साथ सारा एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। और एक छोटा सा मिरर लिया, लेज़र लाइट को मैंने मिरर की तरफ पॉइंट करा, मिरर की तरफ दिखाया। तो क्या हुआ? जब हम इस लेज़र लाइट को मिरर की तरफ भेज रहे हैं, तो वो जो लाइट मिरर की तरफ जा रही है उसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे, याद रखना है। नेक्स्ट, जब हम लोग इस मिरर से एक लाइट निकलती हुई देखेंगे, रिफ्लेक्ट होती हुई देखेंगे, तो उस वाली लाइट को हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया आपको? जब हमने
लेजर लाइट से लाइट को मिरर की तरफ भेजा है तो उसे बोला है इंसिडेंट रे। जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है तो उसे क्या बोल दिया है, रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों लाइट्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। क्या करा हमने, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी और उसको क्या बोला, नॉर्मल। किस किस के बीच में, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के। अब ध्यान देना, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है इसके बीच में एक एंगल बनेगा, उसे बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहां पर एक हमने एंगल बनाया, किसकी साइड, इंसिडेंट रे की साइड और नॉर्मल वाली लाइन से, उसको बोल दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर एक एंगल बनाया हमने रिफ्लेक्शन वाली रे से नॉर्मल वाली लाइन तक, इसको बोल दिया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप बिल्कुल अब आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बिल्कुल क्लियरली। तो यहां पर जो इंसिडेंट रे है, जब भी हम लोग किसी भी लाइट को मिरर की तरफ भेजेंगे तो उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, और जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो हर एक इंसिडेंट रे के लिए एक रिफ्लेक्टेड रे जरूर होती है। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। अब इसको आसान भाषा से समझते हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री का ही होगा। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर लाई करेंगे। सर इसका मतलब क्या है, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो बहुत ही सिंपल है, ये एक मिरर है, इस मिरर के इस तरफ से एक लाइट हमने भेजी, उसको बोल दिया, क्या बोल दिया, इंसिडेंट रे। जब ये मिरर के नज़दीक आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो इसको बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक इमेजिनरी लाइन बनाई, इसको बोला नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें मिरर के आगे हो रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग के सेम प्लेन पे, मतलब मिरर के आगे ही ये तीनों चीज़ें लाई करती हैं। क्या सर मिरर के पीछे भी हो सकती हैं ये तीनों चीज़ें? हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट केस के अंदर। वो चीज़ आप सीखोगे क्लास 10th के अंदर। बट अभी के लिए आपको ये सीखना है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जो प्लेन मिरर होता है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, वहाँ पर अगर आप इंसिडेंट रे को भेजते हो फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो रिफ्लेक्ट होती है। ध्यान देना, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो डायग्राम के थ्रू, इट इज़ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, स्मूथ या फिर पॉलिश सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि जब पैरेलल रेस रिफ्लेक्ट होती हैं एक प्लेन के ऊपर और जो सरफेस है उस प्लेन का वो इररेगुलर है, डिफ्यूज्ड है, तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन बनेगी। सर नहीं समझ में आया, मतलब समझते हैं। देखो हमने क्या करा, कुछ इंसिडेंट रे को पॉइंट करा टूवर्ड्स द मिरर, जिसका सरफेस कैसा था, ऊबड़ खाबड़, कैसा, ऊंचा नीचा। देखो यहां पर देखो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस। इस ऊबड़ खाबड़ सरफेस को क्या बोल देंगे, रफ सरफेस। जैसे ही हमने इंसिडेंट रेस को इसकी तरफ भेजा, इनको रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, तो होती है रिफ्लेक्ट। तो कोई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ, कोई रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरफ, कोई रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर को, कोई रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर को। आ रही है बात समझ में? और प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है। इजी है, हमने आसानी से समझ लिया। तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस के अंदर क्या होता है, जो मिरर का सरफेस है वो स्मूथ होता है, और जो हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शंस होती हैं उसमें मिरर का सरफेस कैसा होता है, इररेगुलर या फिर रफ होता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसी इमेजेस बनाता है, तो यहां पर आपके सामने मैं ले आया हूं एक प्लेन मिरर और उसके आगे रख दी है मैंने एक कैंडल। तो ये जो कैंडल है एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। अगर प्लेन मिरर के आगे मैं कैंडल की जगह किसी और चीज को रख दूं तब भी वही बात है, मैं खड़ा हो जाऊं तब भी वही बात है। लेकिन ध्यान देना कि ये जो कैंडल है इसका साइज या फिर इसकी हाइट अगर हम लोग देखें मिरर के अंदर कैसी फॉर्म हो रही है,
सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जैसी बाहर कैंडल हमारी है वैसी ही इसकी इमेज भी उतनी ही हाइट की फॉर्म हो रही है, तो सेम हाइट की इमेज हमारी फॉर्म होगी। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज ऑलवेज इक्वल। हमेशा मिरर के बीच में और हमारे ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हमारी कैंडल है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, और यहाँ पर ये जो हमारी कैंडल की इमेज फॉर्म हो रही है इसमें भी सेम ही डिस्टेंस होगा। इमेज जो है वो सीधी है, इरेक्ट है, मतलब सीधी इमेज फॉर्म हो रही है। क्या उल्टी इमेज फॉर्म हो रही है? नहीं, सीधी फॉर्म हो रही है, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट या फिर अपराइट। क्या बोलते हैं? इरेक्ट या फिर अपराइट। आप लोग कौन सा वर्ड यूज करोगे? इरेक्ट वर्ड यूज करना है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो। जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब अभी देखते हैं। और जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ध्यान रखना है आपको। वर्चुअल इज जनरली फेक इमेज, नकली इमेज। ठीक है, आई होप ये चीज अब आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है। तो लिटरली इन्वर्टेड को हम लिटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। देखो, जब भी आप किसी मिरर के आगे खड़े होगे और अगर आप अपना कौन सा हैंड रेज करते हो, लेफ्ट हैंड रेज करते हो, तो मिरर में क्या दिखेगा कि आप अपना सीधा हाथ उठा रहे हो। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन या फिर लिटरल इन्वर्जन। क्लियर है? आप क्या करोगे? अगर आप लेफ्ट अपना हाथ उठाओगे मिरर के आगे तो सीधा हाथ दिखेगा, मतलब उल्टा आपका दिखेगी जो भी चीज आप करोगे। तो व्हेन एन इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट द राइट साइड ऑफ द इमेज, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स की बात भी करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ल्यूमिनस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स इल्यूमिनेटेड होते हैं। अब इल्यूमिनेटेड वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद की लाइट नहीं बनाते। क्या इंसान खुद की लाइट बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मून खुद की लाइट बनाता है? बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर, देखते हैं कितने बच्चों को पता है इस सवाल का जवाब। क्या मून खुद की लाइट बनाता है? जल्दी से कमेंट करो। अरे क्यों नहीं कर रहे हो कमेंट? जल्दी करो, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो खुद की लाइट नहीं बनाती उसे हम लोग बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। Object that do not produce their light on their own but reflect the light that fall upon them are called illuminated object. Next, बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट बनाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, वो सारे ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट बनाते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट, बल्ब, सन, स्टार्स, ये सारी चीजें खुद की लाइट बनाती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, इल्यूमिनेटेड और ल्यूमिनस। इल्यूमिनेटेड खुद की लाइट नहीं बनाते, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। अब रिफ्लेक्टेड लाइट को हम लोग दोबारा से रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम मिरर्स को कुछ इस तरीके से लगाएं कि बार बार रिफ्लेक्ट होती रहे जो लाइट है, तो वो हम लोग बोल देंगे कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। इस चीज को हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। कैसे करना है? आपको मिरर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि बार बार इमेज फॉर्म हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो पेरिस्कोप होता है इसके अंदर हमने कुछ ऐसे ही मिरर्स को अरेंज करा होता है। यहां पर एक मिरर है, इसके आगे हम ऐसे मिरर को सेट करते हैं कि जो ऊपर वाला मिरर है उसकी इमेज यहां पर दिखे, तो जो नीचे पर्सन ये देख रहा है इसको आराम से ये ट्री दिख जाएगा। देख रहे हो आप? तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरिस्कोप। नेक्स्ट, क्लाइडोस्कोप। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? 3 मिरर्स को लगा देते हैं या कुछ ज़्यादा मिरर्स को लगा देते हैं और बीच में कुछ बॉल्स डाल देते हैं, तो वो बॉल्स से बहुत ही सुंदर पैटर्न बन जाता है। अच्छा, कभी आप बार्बर की शॉप पे गए हो, आपने बोला भैया ज़रा ये दिखा दो कि मेरे पीछे से आपने बाल कैसे काटे हैं। बार्बर कैसे दिखाता है? एक और मिरर ले लेता है और आपके सर के पीछे ऐसे इस मिरर को दिखाता है। तो देखो यहाँ पर आपका एक मिरर था और यहाँ पर बार्बर के पास दूसरा मिरर था। तो इस चीज़ से हमारी ये बात प्रूव हो जाती है कि हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आई होप अब ये चीज़ क्लियर होगी।
पेरिस्कोप क्या होता है? देखो पेरिस्कोप को इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? तो पेरिस्कोप को हम लोग वहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। जनरली पेरिस्कोप सबमरीन्स के अंदर यूज़ होता है, टैंक्स के अंदर। जो आर्मी के टैंक देखे ना आपने, बड़े बड़े, जिसके अंदर से गोली बंदूक चलाते हैं, उसके अंदर कोई विंडो वगैरह तो होती नहीं, खिड़की नहीं होती, तो उसके अंदर पेरिस्कोप के यूज़ से ही आगे दुश्मन को देख पाते हैं। बंकर्स के अंदर पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट की क्या बात करनी है? आप में से बहुत सारे बच्चों को सनलाइट देखने में येलो लगती होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि सनलाइट वाइट होती है, मानोगे मेरी बात? बट एक्चुअली में जो सनलाइट का कलर होता है वो वाइट कलर होता है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, सनलाइट तो हमेशा येलो कलर की ही होती है। ऐसा तुम लोगों को अभी तक लगता होगा, बट असलियत ये है कि सनलाइट वाइट लाइट की बनी हुई होती है। अब ये जो वाइट लाइट है ना, इसके अंदर 7 कलर्स छुपे हुए होते हैं। अरे सूरज तो बड़े राज दबाया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 7 कलर्स होते हैं, और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। इनको याद कैसे करें? बहुत ही आसान है। विबग्योर, VIBGYOR, इसको बोलते हैं हम लोग विबग्योर। तो ये एक्चुअली में है भी सही बात या फिर नहीं है? एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, विबग्योर जो मैं आपको बोल रहा हूँ, VIBGYOR, इसी वे में इन्हीं ये जो 7 कलर्स है ये अरेंज्ड होते हैं। मतलब रेड पहले है, फिर ऑरेंज नीचे, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, इस तरीके से। अच्छा ये आप कैसे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट? मेरी इस बात पे कैसे बिलीव कर सकते हो? तो यहाँ पर हमने सन की वाइट लाइट को लिया, इस वाइट लाइट को हमने एक प्रिज्म से पास करा। जब प्रिज्म से पास करा तो देखो इससे विबग्योर के कलर्स निकलने लगे। कौन कौन से विबग्योर के कलर थे? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो एक सीक्वेंस में निकले हैं, और ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट की पिक्चर है, उसमें भी सीक्वेंस में निकले हैं। तो अब ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये जितने भी कलर्स हैं ये मिक्स होते हैं और क्या बना देते हैं? वाइट कलर की लाइट बना देते हैं। और वाइट लाइट कौन कौन से कलर कंसिस्ट करती है अब आपको पता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब ये लाइट स्प्लिट होती है, मतलब कि हमने वाइट लाइट को स्प्लिट करा और उससे ऐसे 7 कलर्स देखने की कोशिश करी, तो इस वाली चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसके अंदर हमने वाइट लाइट से 7 कलर्स निकाल लिए, उस चीज को बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अच्छा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या क्या एग्जाम्पल है और कहां पर असलियत में ये चीज होती है? देखो अगर हम लोग सनलाइट की बात करें तो सूरज की रोशनी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन क्या आपने नोटिस करा है कि जनरली रेनबो कब फॉर्म होता है? रेनबो फॉर्म होता है जब बारिश हो रही होती है या बारिश की थोड़ी देर के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बारिश की बूंदें होती है ना, उसके अंदर से सन की वाइट लाइट आती है, और जब ये वाइट लाइट आती है तो जैसे ये प्रिज्म इन 7 कलर्स को स्प्लिट कर रहा था, ऐसे ही जो रेन ड्रॉप होती है 7 कलर्स को अलग अलग स्प्लिट कर देती है, और क्या बन जाता है? हमारा सुंदर सा रेनबो फॉर्म हो जाता है ना? बड़ा सिंपल सा। तो पासिंग ऑफ सनलाइट थ्रू अ प्रिज्म, देखो आप कैसे प्रिज्म के थ्रू हो रहा है। अच्छा ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट और किस किस चीज़ के थ्रू होता है? सोप बबल्स के थ्रू होता है। हमारी जो सीडी होती है ना, इस टाइप की सीडी जो होती है, उसके अंदर भी होता है ये एक्सपेरिमेंट। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको भी दिखा देता हूं कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स कंसिस्ट करती है या फिर नहीं। सर क्या व्हाइट लाइट के अंदर भी 7 कलर होते हैं? व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, वो होते हैं विबग्योर वाले कलर्स। अब इसके लिए हम लोग एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो है ये एक्सपेरिमेंट। यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज न्यूटन्स डिस्क। इसके अंदर 7 कलर्स हैं। अब मैं आपको मैजिक दिखाने वाला हूं। तो आपने देखा कैसे ये जो 7 कलर्स थे ये डिसअपियर हो गए। अब ये डिसअपियर क्यों हुए? क्योंकि व्हाइट लाइट कंसिस्ट 7 कलर, विबग्योर जिसे बोलते हैं हम लोग, और ये हमारा न्यूटन्स डिस्क वाला एक्सपेरिमेंट होता है कंप्लीट। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं हम उन्हें देख कैसे पाते हैं? आईज की हेल्प से, इन आंखों की मदद से।
अब ध्यान देना, जो आंखें हैं इन्हें हम लोग सेंसरी ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। जो आईज हैं वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर विजुअल इमेज बनाती हैं। समझ रहे हो आप? मतलब जैसे हम लोग हाथ से ड्राइंग करते हैं, ऐसे ही आईज भी इमेज बनाने का काम करती हैं, इमेज को ड्रॉ करने का काम करती हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, इस सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है। जो आईज हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और हम इन्हें आई बॉल्स भी बोलते हैं, क्योंकि कैसी दिख रही हैं? ये कुछ बॉल्स जैसी देखने को मिल रही हैं। ठीक है, जो आईज है ये प्रोटेक्टेड होती हैं बाय आईलिड्स। ये वाली चीज़ जो देख रहे हो आप, इसे आईलिड बोलते हैं। ये नीचे देख रहे हो, इसे आईलिड बोलते हैं। क्लियर है? जिसकी वजह से एक्सेस लाइट नहीं आती। जैसे कभी बहुत ज़्यादा रोशनी आएगी ना तो आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, जब बहुत कम रोशनी आएगी तो आंखें आप ऐसे फाड़ लोगे, समझे? और डस्ट से भी हमें प्रोटेक्ट करती है। जब मिट्टी वगैरह आती है, हम क्या करते हैं? धूल मिट्टी आती है तो आंखें बंद कर लेते हैं ऐसे। तो आई होप ये चीज़ अब आपको क्लियर हुई होगी। तो आईज को प्रोटेक्ट क्या चीज़ करती हैं? आईलिड्स। अब देखो, ये हमारी पूरी आई का स्ट्रक्चर है। एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कॉर्निया की बात करते हैं। हमारी आईज के अंदर जो ये कॉर्निया वाला पार्ट है ना, ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और यहीं से टीयर्स वगैरह भी आते हैं। मतलब जो आपको आंसू आते हैं ना, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से जनरेट होते हैं? कॉर्निया वाले पार्ट्स। फिर आते हैं लेंस। अब लेंस होता है हमारी आंखों के अंदर कुछ इस तरीके का। अब इसको एक्चुअली में पूरा नाम क्या है इसका? क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये लेंस है। अच्छा, ये जो लेंस है ना, ये किस चीज़ का बना होता है? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, जेली जैसा होता है ये। ठीक है, लेंस की वजह से फोकस मिलता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पे। रेटिना क्या है? देखो, लेंस से डायरेक्टली लाइट आई हमारी आंखों के अंदर, और रेटिना यहाँ पर हमारी जो भी इमेजेस हैं वो फॉर्म होती हैं। ऐसे ही बोलते हैं हम लोग रेटिना। अच्छा, रेटिना के अंदर हमारी जो भी इमेज है वो फॉर्म हो जाएगी। जो लेंस है ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब कि जो भी लाइट ऐसे आ रही है, बहुत सारी ऐसे 4 रेज आ रही हैं, जैसे ही आंखों के अंदर आएंगी ये एक बन जाएगी, बिल्कुल छोटी सी बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइरिस क्या होता है? एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो कि हमारी आंखों को कंट्रोल करता है, साइज ऑफ द पीपल कंट्रोल करता है। ध्यान दो, आइरिस क्या है? आइरिस क्या काम कर रहा है? आइरिस क्या कर रहा है? हमारी आईज के साइज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, जैसे छोटा या फिर बड़ा। लेकिन आईलिड्स अलग है, जो आइरिस है वो अंदर है, ब्लैक कलर का। ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में हमारी आईज का साइज। प्यूपिल क्या है? विंडो है हमारी आंखों की। मतलब प्यूपिल की वजह से ही आईज के अंदर लाइट पहुंच पाती है और इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। अब कितनी लाइट आएगी आंखों के अंदर, इस चीज को कंट्रोल करती है प्यूपिल। इसके बाद रेटिना की बात करते हैं। यहीं पर इमेज फॉर्म हो रही थी। ये मेन वाली चीज रेटिना ही है, जो आपको अच्छे से डिटेल में समझनी है। देखो, जो रेटिना होती है ना, इसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। सेल्स पता है ना आपको, सबसे ज़्यादा छोटी छोटी यूनिट्स जो हमारी बॉडी को बनाती है वो सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, मतलब कि लाइट को डिटेक्ट करने वाले सेल्स होते हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं रॉड शेप्ड सेल्स। कैसी शेप के सेल? रॉड जैसी शेप के सेल्स। फिर आते हैं कोन शेप्ड सेल्स। कोन शेप्ड सेल्स क्या करते हैं? ये ब्राइट लाइट या फिर कलर्स को सेंस करते हैं। क्या करते हैं? ब्राइट लाइट या फिर कलर को सेंस करते हैं। तो जो भी कलरफुल चीज़ है वो किसकी हेल्प से दिखती है? कोन शेप्ड सेल्स की हेल्प से। रॉड शेप्ड सेल्स की हेल्प से क्या दिखती हैं? ब्लैक एंड वाइट चीज़ें। और ये कहाँ पर होते हैं सेल्स प्रेजेंट? रेटिना के पास प्रेजेंट होती हैं ये सेल्स प्रेजेंट। अब बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। हमारी आंख के अंदर एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। देयर इज अ पॉइंट in the eye located at the junction of the retina and the optic nerve where no sensory cells are present। तो यहाँ पर कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से यहाँ पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमारी आंखों के पास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, उसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन द रेटिना।
रेटिना के ऊपर इमेज जो है वो कैसे फॉर्म होती है। जो भी इमेज फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर वो 1/16 सेकंड तक रहती है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि 1/16 सेकंड तक वो इमेज हमारे रेटिना के अंदर स्टोर्ड रहती है। अगर कोई भी पर्सन 16 स्टिल इमेजेस को मूव करने की कोशिश करता है हमारी आंखों के आगे, तो वो कैसी दिखती है, हमें एक मूवी की तरह दिखती है या फिर एक मूविंग ऑब्जेक्ट हमें नजर आता है। तो मतलब आपने फटाफट 16 इमेजेस को फटाफट चलाया तो वो कैसी दिखेगी, एक मूवी की तरह दिखेगी या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट दिखेगा। इन 16 इमेजेस वाली चीज की हेल्प से ही पुराने जमाने के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज होती थी वो बनाई जाती थी। क्या करते थे, फटाफट फोटो खींचते रहते थे लोग, फिर इन फोटोज को एक साथ लगा के फटाफट चला दिया करते थे। तो ऐसा नजर आता था कि क्या है कि ये इमेजेस मूव कर रही हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पर्सन की जिसकी नॉर्मल आइज हैं। तो नॉर्मल आइज अगर किसी पर्सन की हैं तो वो 25 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस की चीज़ों को काफ़ी कंफर्टेबली पढ़ सकता है। लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये देखते ही देखते उम्र के साथ डिक्रीज होता जाता है। जैसे अगर आपके दादा दादी होंगे तो उनकी आंखें वीक हो जाती हैं, वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो कुछ लोगों को क्या हो जाती है, एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें मतलब कि नियर बाय की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया। अच्छा भैया, अब मैं समझ गया। अगर हमें दूर की चीजें क्लियरली दिख रही हैं और पास की चीजें क्लियरली नहीं दिख रही तो हमें कौन सी बीमारी हुई है आंखों की, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरोपिया। कुछ लोगों को एक और टाइप की बीमारी हो जाती है, उन्हें आसपास की चीजें तो क्लियरली दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती। तो उस बीमारी को क्या बोलेंगे, नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। अब नियर, देखो यहां पर नाम के अंदर ही हमें आंसर मिल रहा है नियर साइटेडनेस। इस पर्सन को नियर मतलब आसपास का, नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता। और ऊपर क्या था, फार साइटेडनेस, इस पर्सन को फार मतलब दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का नहीं दिखता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओल्ड एज के साथ हमारी आइज के जो लेंस हैं वो क्लाउडी या फिर फॉगी हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को बड़े ही सिंपली समझते हैं। अब जैसे ये मेरा चश्मा है, इस चश्मे के ऊपर कभी कभी गंदगी लग जाती है। क्या करना पड़ता है मुझे, सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक टिश्यू पेपर ले लेता हूँ या फिर एक क्लॉथ ले लेता हूँ, उससे इस चश्मे को पोंछ लेता हूँ तो साफ़ हो जाता है। ये इसको क्लीन कर लिया मैंने, साफ़ कर लिया, क्लीन हो गया। लेकिन जो हमारी आईज के अंदर लेंस होता है, जैसे इस चश्मे के ऊपर लेंस है ऐसे हमारी आंखों के अंदर भी तो लेंस है, वो भी कभी कभी क्लाउडी और फॉगी हो जाता है जनरली ओल्ड एज के अंदर। तो उसको क्लीन कैसे करा जाता है और उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ये आईज के लेंस पर क्लाउडी या फिर फॉगी चीज हो जाने को हम लोग बोलते हैं कैटरैक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कैटरैक्ट के अंदर आईज कैसी दिखती हैं। ये देखो, ये अंकल जी हैं, बहुत बूढ़े दादाजी हैं जिनकी कैटरैक्ट वाली आई है। अब जब हम लोग इनके लेंस को अच्छे से क्लीन कर देंगे तो इनकी आई कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके की। देखो बिल्कुल क्लीन हो गई, अब इन्हें बिल्कुल चीज़ें साफ सुथरी दिखेंगी। हाँ, इनके आईज अगर वीक हैं तो ये चश्मा लगाकर चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं लेकिन इनका लेंस अब क्लियर हो गया है। अच्छा, हमें अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए किन किन चीज़ों से। एक तो डिम लाइट के अंदर हमें कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी आइज़ को एटलीस्ट 4 टाइम्स एक दिन के अंदर धोना चाहिए, वो भी कोल्ड वाटर के साथ। हमें हमारी आइज़ को क्या करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हमारी आइज़ के अंदर ना रहे और स्मॉल इंसेक्ट्स भी हमारी आइज़ के अंदर एंटर ना करें। हमें आई स्पेशलिस्ट मतलब कि एक आंखों वाले डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर से अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए जिससे कि डॉक्टर ये बता सके कि हमें कोई आइज़ की बीमारी तो नहीं है। हमें हमारी आइज़ मतलब कि हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो हमारी आइज़ के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वाइल रीडिंग, जब भी हम लोग किसी चीज़ को रीड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल नज़दीक लिया है, पढ़ रहे हैं हम तो मम्मी पढ़ रहे हैं देखो कितना नज़दीक लिया है, ऐसे नहीं।
इसको 25 सेंटीमीटर लगभग इतनी दूरी पे रखना है, तब आपको रीड करना है। बिल्कुल नज़दीक नहीं करना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना, इतनी दूरी पे रखना है, लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। हमें हमारी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, यूं यूं। जब तुम रोके करते हो ना रब, उससे हमारी आइज़ के अंदर रेडनेस हो जाती है और आंखें खराब होने का चांस रहता है। डायरेक्ट सनलाइट को कभी भी नहीं देखना। पता है सन की जो रेज होती है ना बहुत हार्मफुल होती है, हमारी आइज को डैमेज कर सकती हैं, इसलिए डायरेक्टली कभी भी सनलाइट को नहीं देखना चाहिए। अगर ज़्यादा लाइट आपकी सनलाइट आ गई ना आपकी आंखों के अंदर, तो आपकी आंखों के रेटिना को डैमेज कर देगी। अच्छा, आंखों को और अच्छा रखने का क्या तरीका है? विटामिन ए वाली चीज़ें खाओ, जैसे कि रॉ कैरेट, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, ये सारी चीज़ें खाओगे जिसके अंदर विटामिन ए होता है, आपकी आंखें कभी भी खराब नहीं होंगी, हमेशा अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। हाँ भैया, मेरे एक स्कूल के दोस्त को नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको अंधेरे के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल सही कहा तुमने। जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमें अंधेरे में नहीं दिखता, या फिर डिम लाइट, मतलब बहुत ही कम रोशनी है तब हमें नहीं दिखता। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होती है तब हमें नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। इसी वजह से आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा गाजर खा लो, आंखें मजबूत रहेंगी, ब्रोकली खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ, आंखें खराब नहीं होंगी। अब देखो, नॉर्मल पर्सन का जो विजन है उसको कैसी चीज़ें दिखेंगी, और अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, अंधेरे में नहीं दिखता, उसको कैसी चीज़ें दिखेंगी। देखो, इसको बेचारे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बर्थ से चीज़ें दिखती ही नहीं, उन्हें हम ब्लाइंड बोलते हैं। कुछ लोगों की आइज़ खराब भी हो जाती हैं आफ्टर बीइंग बॉर्न। मान लो कोई पैदा हुआ, उसकी आंखें अच्छी खासी थी, एक एक्सीडेंट के अंदर उसकी आंखें बिल्कुल खराब हो गई, या फिर पैदा होने के बाद उसको कोई बीमारी हो गई जिससे उसकी आंखें खराब हो गई। तो ऐसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा स्ट्रीट के ऊपर जिन्हें दिखता नहीं है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड। सर विजुअली चैलेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हें आंखों से दिखता नहीं है, विजुअली इन्हें चीज़ें नहीं दिखती, तो हम इन्हें बोलते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उनको टच करके या फिर सुन के। अच्छा, जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं ना, इनके लिए ही ब्राइल सिस्टम बनाया है। सर ब्राइल सिस्टम क्या होता है? देखो, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें कैसे पता चलेगा कि नोट कितने रुपए का है? तो कैसे पता चलता है? आप कभी भी देखना, जैसे 2000 रुपीज़ का नोट होगा या 500 रुपीज़ का नोट होगा, उसके पास में ये लाइन्स होंगी। तो कोई भी ब्लाइंड पर्सन इन लाइन्स को ऐसे टच कर करके, फील कर करके पता लगा सकता है कि नोट कितने का है। 10 रुपीज़ के नोट पे भी होता है, 20 के पे भी, 50 के पे भी, 100 के पे भी, हर किसी नोट पर ऐसे बने होते हैं। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कुछ सिंबल्स। अब ये जो ब्राइल सिस्टम है इसको किसने बनाया था? लुइस ब्राइल ने। ये ब्राइल सिस्टम के अंदर क्या थे? कुछ डॉट्स थे। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही डॉट्स की हेल्प से जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं, मतलब जिन्हें दिखता नहीं है, वो डॉट्स ड्रॉ कर करके पढ़ते हैं या फिर चीज़ों को समझते हैं। जैसे कैट है तो कैट के लिए ऐसे 2 डॉट ड्रॉ करने हैं, नीचे 2 लाइनें बनानी है। ए है तो ए के लिए ऐसे 1 डॉट बनाना है, फिर ऐसे 3 यहाँ पर लाइनें बनानी है और 1 डॉट के नीचे 2 लाइनें बनानी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? वर्ड्स को लिखते हैं। इस सिस्टम को बनाया किसने? लुइस ब्राइल ने। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर जिनको ब्राइल सिस्टम के थ्रू बनाया गया है। अब बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस की। व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना। हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, क्या करना है? सिंपली सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बन जाना है। अच्छा, नोट्स आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि जो बुक में लैंग्वेज दिया और बुक में चीज़ें दिया वो बहुत मुश्किल हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी आसान लैंग्वेज में, देखो एक एक लाइन के अंदर आपको क्या मिल रही हैं? डेफिनेशंस मिल रही हैं नोट्स के अंदर। तो ये नोट्स चाहिए तो क्या करना है? सिंपली सब्सक्राइब करके मेंबर बनना है ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके, और सैम्पल पेपर आपको मिल जाएगा। सर सैम्पल पेपर क्या होता है? इस चैप्टर के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस या फिर लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आपको सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे और शाउट आउट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।